आर्टरी स्टेनोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड फ्लो टू द किडनीज जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जब किडनीज को ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो किडनीज होते हैं वो ऑटो रेगुलेशन के थ्रू जो है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की एक्टिवेशन करेंगे और उसकी वजह से हाइपरटेंशन डेवलप होगी। सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसके अलावा जो इसका काज है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का मोस्ट कॉमन काज वो एथेरोस्क्लेरोसिस है। एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ रीनल आर्टरी 80 to 90% केसेस ऑफ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस आर ड्यू टू दिस एथेरोस्क्लेरोसिस। और फिर फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया जो है वो 10 to 15% केसेस में स्पेशली यंगर वुमेन में देखा गया है। अब पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? पेशेंट जो है वो आपके पास रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट करेंगे जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है 3 या इससे ज़्यादा एंटी हाइपरटेंसिव्स को। इसके अलावा न्यू हाइपरटेंशन अगर किसी यंग पेशेंट में डेवलप हो जाए स्पेशली फीमेल्स में, और पल्मोनरी एडीमा विद हाइपरटेंशन अगर आपके पास पेशेंट आया जिसको हाइपरटेंशन है, सीवियर हाइपरटेंशन और साथ में जो है पल्मोनरी एडीमा है, स्पेशली अगर आपने जो है एस इनहिबिटर्स यूज़ किए हैं उसके बाद डेवलप हुआ है, एस इनहिबिटर्स अगर आपने यूज़ किए हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स में एक्यूट किडनी इंजरी डेवलप होती है अगर ऐसे पेशेंट्स को आप एस इनहिबिटर्स या एआरबीज दें, क्योंकि जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम वाला जो पाथवे होता है वो भी इनहिबिट हो जाता है, और दूसरा जो है किडनीज की तरफ ब्लड फ्लो जो है और कंप्रोमाइज़ हो जाएगा और एक्यूट किडनी इंजरी डेवलप हो जाएगी। अगर हम एग्जामिनेशन पे बात करें तो पेशेंट की अगर हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करें तो हमें ब्रूई मिलेगी ऑन द अफेक्टेड साइड, और यंगर वुमेन जो है अगर वो हमारे पास प्रेजेंट करें तो वो फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया के चांसेस उनमें ज़्यादा हैं कि वो फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया की वजह से उनमें रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो। अगर हम लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स की बात करें तो सीरम क्रेटिनिन जो है वो रेज्ड होगा, स्पेशली अगर बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है तो सीरम क्रेटिनिन रेज्ड होगा। इसके अलावा अगर बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है तो हाइपरकेलेमिया हो सकता है, जबकि अगर जो है यूनिलैटरल अगर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है तो उसकी वजह से क्या होगा कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की एक्टिवेशन ज़्यादा होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, जब रास एक्टिवेशन ज़्यादा होगी तो हाइपोकेलेमिया उस टाइम होता है। इसके अलावा प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी हम देख लेंगे कि इसमें प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी ज़्यादा होगी, जबकि कॉन्स सिंड्रोम में जो प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी होती है वो कम होती है क्योंकि एल्डोस्टेरोन खुद ही रिलीज़ हो रहा होता है, जबकि इधर जो है प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करवाएगा। इमेजिंग की अगर हम बात करें तो अल्ट्रासोनोग्राफी एब्डोमेन पेल्विस हम करके किडनी के साइजेस देख लेंगे, किडनी के साइजेस, क्योंकि जिस साइड पे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है उस किडनी का साइज़ कम होगा, और अगर बायलैटरल है तो दोनों किडनीज के साइजेस कम होंगे। डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि इसमें हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सी रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है कि नहीं। फिर सीटी एंजियोग्राफी और एमआर एंजियोग्राफी भी आप कर सकते हैं, और फिर रीनल एंजियोग्राफी जो है ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। क्यों? अगर आपको जो है डॉपलर या फिर सीटी एंजियोग्राफी या एमआर एंजियोग्राफी पे हाई सस्पिशन है कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है तो आप कंफर्म इसको जो है रीनल एंजियोग्राफी से करोगे। और फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया में आप जब रीनल एंजियोग्राफी करोगे तो आपको बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस मिलेगी यंगर फीमेल्स में स्पेशली। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जो है मेडिकल मैनेजमेंट है और दूसरा इंटरवेंशन है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है कि आपने लिपिड कंट्रोल करना है, एंटीप्लेटलेट्स वगैरह देनी है, और एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ को आपने कंट्रोल करना है। जबकि जो दूसरा मैनेजमेंट है वो है एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग, कि आपने जो है रीनल आर्टरी स्टेनोस जो हुई है उसकी एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग कर लेनी है ताकि ब्लड फ्लो टू द किडनी इंप्रूव हो जाए, और इस तरह आप जो है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस को ट्रीट करते हैं।